दरवाजे की घंटी बजी तो शालिनी ने जाकर दरवाजा खोला। मम्मी जी पापा जी को अचानक दरवाजे पर देखकर शालिनी ने उन्हें प्रणाम किया और अंदर आने के लिए कहा। दोनों ने उसके प्रणाम का कोई जवाब नहीं दिया। दोनों अंदर तो आ गए लेकिन चुपचाप खड़े रहे। ये देखकर शालिनी ने भी ज्यादा कुछ कहा नहीं और चुपचाप अंदर अपने पति को बुलाने के लिए आ गई। सुनो, जल्दी से बाहर आओ। देखो, आज हमारे घर मम्मी जी पापा जी आए हैं। शालिनी ने अपने पति कार्तिक को जगाते हुए कहा। मम्मी पापा आए हैं सुनकर कार्तिक फट से उठकर बैठ गया। तुम सच कह रही हो? मम्मी पापा सच में आए हैं? सुनकर ही कार्तिक इतना खुश हो गया कि हड़बड़ाहट में फटाफट अपनी शर्ट पहनी और बटन लगाते हुए ही बाहर के कमरे की तरफ दौड़ता हुआ आया। उस कमरे में जहां हेमलता जी और उनके पति महेश जी अभी भी अजनबियों की तरह खड़े हुए थे। उन्हें देखते ही कार्तिक इतना खुश हो गया कि फटाफट उनके पास आया और उनके पैर छुए। लेकिन दोनों ने ही ज्यादा खुशी नहीं दिखाई, बस हाथ से ही आशीर्वाद देने की मुद्रा में इशारा कर दिया। मम्मी पापा आप खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए ना। शालिनी, फटाफट मम्मी पापा के लिए अदरक वाली चाय बनाना। उन्हें अदरक वाली चाय बहुत पसंद है। कार्तिक ने शालिनी की तरफ देखते हुए कहा। बस बस, हम लोग यहाँ बैठने के लिए नहीं आए हैं और ना ही हमें कोई चाय पीनी है, अचानक हेमलता जी ने कहा। सुनकर कार्तिक ने उनकी तरफ देखा। तब महेश जी बोले, हम यहाँ किसी जरूरी काम से आए हैं। कविता आई थी घर पर। उसने और उसके पति ने मिलकर एक मकान खरीदा है। उसका मुहूर्त लगा रही है, जिसमें उसके ससुराल के लोग भी मौजूद होंगे। अब बेटी के ससुराल का मामला है, इस कारण मजबूरी है कि तुम लोगों को भी बुलाना पड़ रहा है। इसलिए तुम लोग भी आ जाना। कम से कम उसके ससुराल वालों के सामने तो हमारे घर के मनमुटाव को दिखाने की जरूरत नहीं है। और खबरदार, वहां बेवजह का तमाशा किया तो समझा लेना। जिन लोगों को भी समझाना है। घर खरीदना बहुत बड़ी खुशी की बात होती है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की खुशी में कोई खलल डाले। अब हम लोग चलते हैं। रविवार को 8 बजे तक घर पहुंच जाना। हम लोग साथ में ही कविता के घर चलेंगे। कहकर हेमलता जी ने कार्तिक के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और रवाना हो गईं। कार्तिक अवाक होकर बस उन्हें जाते देखता रह गया। ये देखकर शालिनी उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखा। तब जाकर कार्तिक की तंद्रा टूटी। इससे पहले कि वो कुछ कहता, शालिनी ने कहा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। कहकर शालिनी भी रसोई में चाय बनाने के लिए आ गई। गैस पर पतीले में पानी चढ़ाया, चाय पत्ती डालकर उसे उबालने लगी। लेकिन उसके साथ साथ उसका मन भी उबाल मार रहा था। सब समझ में आ रहा था उसे कि हेमलता जी किन लोगों को समझाने की बात कर रही थी। सीधा सीधा मुंह पर ही कह देती कि बहू को समझा लेना। पर हेमलता जी सीधे मुंह बात करती ही कहाँ थी। 3 साल पहले तक कार्तिक और शालिनी भी तो अपने माता पिता के साथ उन्हीं के घर में रहते थे। अपने उस घर पर तो हेमलता जी और महेश जी को बहुत घमंड था। आखिर अपनी मेहनत की पाई पाई जोड़कर उन्होंने वो घर बनाया था, तो गुरूर क्यों न हो। इसलिए बात बात पर वो लोग अपने बेटे बहू को सुना भी देते थे। अरे, मेहनत से बनाया है हमने ये घर, तुम लोगों की बस की तो बात भी नहीं है। इसलिए जैसा हम कहें वैसे ही इस घर में रहना पड़ेगा। तुम्हारी मनमर्जी यहाँ नहीं चलेगी। लेकिन शालिनी और कार्तिक उन्हें कुछ नहीं कहते। आखिर घर के बड़े बुजुर्ग हैं, दो बातें सुना भी दी तो क्या बुरा मानना। जब कभी पड़ोसी या रिश्तेदारी में या दोस्तों में सुनने को मिलता कि किसी के बेटे ने प्लॉट खरीदा है या मकान खरीदा है, तो पलटकर कार्तिक को जरूर सुनाते थे। देखो कितना काबिल बच्चा है उनका, अपने दम पर उसने प्लॉट खरीद लिया। हमारी किस्मत में तो ऐसी काबिल औलाद भी नहीं है। लेकिन हद तो तब हो गई जब वो लोग आए गए मेहमानों के सामने भी अपने बेटे बहू को सुनाने से बाज नहीं आए। बात तब की है जब कार्तिक और शालिनी के बेटे अर्णव ने जन्म लिया था। घर में इसके लिए अच्छा खासा आयोजन किया गया था। लोगों को दिखाने के लिए महेश जी और हेमलता जी ने अच्छा खासा आयोजन करवाया था। हालांकि कार्तिक ने ही इसमें सारा पैसा दिया था। पर जब आए गए मेहमानों ने उनके सामने आयोजन की तारीफ की तो दोनों ही एक सुर में बोले, अब पोता हुआ है तो थोड़ा बहुत तो करते ही ना। जब तक हम हैं हमने कर दिया। हमारे बाद फिर अपने कंधों पर जिम्मेदारी पड़ेगी तो अपने आप ही करना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर आए गए लोगों को भी ये लगा कि कार्तिक ने शायद कुछ भी खर्चा नहीं किया है, सारा भार अपने माता पिता के ऊपर ही डाल दिया। ये बात कार्तिक के कानों में भी पड़ी, लेकिन लोगों के सामने अपने माता पिता से क्या ही कहता।
लेकिन शालिनी से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। आखिर मेहमानों के जाने के बाद उसने कह ही दिया, मम्मी जी, यूं आए गए के सामने आप अपने बेटे की बेइज्जती करते रहते हो, अच्छा लगता है क्या? सारा खर्चा तो उन्होंने ही किया था ना। बस इसी बात को महेश जी और हेमलता जी ने पकड़ लिया और फिर इसका इतना बड़ा बतंगड़ बनाया कि शालिनी के माता पिता को भी उसकी ससुराल आना पड़ा। और आखिर घर की शांति के लिए शालिनी को उनके सामने पैरों में झुककर माफी मांगनी ही पड़ी। लेकिन इस बात का कार्तिक पर बहुत असर हुआ था। वो जानता था कि उसकी पत्नी गलत नहीं है, लेकिन अपने माता पिता के सामने वो ज्यादा कुछ कह नहीं पाया। पर अब उस पर सनक सवार हो चुकी थी अपना खुद का घर लेने की, चाहे छोटा सा ही घर क्यों ना हो। आखिरकार कार्तिक की मेहनत रंग लाई और 3 साल पहले उसने अपना खुद का घर खरीद लिया था। वो घर जो उसके और उसकी पत्नी के नाम पर था। जब कार्तिक ने खुशी खुशी ये बात अपने माता पिता को बताई तो दोनों खुश होने की बजाय नाराज हो गए। लो, हो गए घर के 2 घर। वाह बेटा, वाह। अच्छा, अपनी बीवी के रंग में रंगा। जो अपने माता पिता से अलग होने के लिए तूने घर भी खरीद लिया। अरे इसे क्या कह रहे हो? जब बहू ही संस्कारी नहीं है तो इसे तो अपना त्रिया चरित्र दिखाकर अपने वश में कर लिया, हमारा बसा बसाया घर तोड़ दिया। लेकिन इस बार कार्तिक और शालिनी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब वो लोग गृह प्रवेश कर रहे थे तब महेश जी और हेमलता जी तो आए ही नहीं। बस उनकी बेटी कविता ही अपने पति के साथ आई थी और अपने भाई भाभी के मकान को देखकर बहुत खुश हुई थी। आज इस बात को भी 3 साल हो चुके थे, लेकिन हेमलता जी और महेश जी कभी भी कार्तिक और शालिनी के घर पर नहीं आए थे। लेकिन आज उनकी बेटी के मकान का उद्घाटन था, इसलिए उनकी मजबूरी हो गई थी कि उसके ससुराल में कोई बातें न बनाए, इसलिए उसके भाई भाभी को जरूर बुलाया जाए। और फिर कविता से क्या बैर, वो तो हमेशा उन लोगों के लिए खुश होती रहती थी और आती जाती भी थी। हालांकि कविता कल ही घर पर आकर बोल गई थी, इसलिए उन लोगों को तो जाना ही था। खैर, चाय बन गई तो शालिनी चाय छानकर कार्तिक के लिए बाहर ले आई। दोनों ने चाय पी और मार्केट जाकर कविता के लिए शॉपिंग कराए। अगले रविवार को दोनों ठीक टाइम पर हेमलता जी के पास उनके घर पहुंच गए और वहां से कविता के घर के लिए रवाना हो गए। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हेमलता जी और महेश जी अपनी बेटी और दामाद का मकान देखकर बड़े खुश हो रहे थे और लोगों से खूब उनकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। ये देखकर कार्तिक को सचमुच बहुत बुरा लग रहा था, पर उसने उस जगह कुछ नहीं कहा। लेकिन जब सब लोग प्रोग्राम से फ्री होकर घर आए तब अपने घर रवाना होने से पहले कार्तिक ने हेमलता जी और महेश जी से कहा, मम्मी पापा, मुझे आप लोगों से एक सवाल पूछना है। क्या मैं आपकी अपनी औलाद नहीं हूँ? ये सुनकर हेमलता जी ने गुस्से में कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? अपनी बेटी के लिए तो आप कितना खुश हो रहे हो, पर मेरे लिए तो इतना खुश नहीं हुए। देखा, मैंने कहा था ना, इन लोगों को लेकर मत जाओ, मेरी बेटी की खुशियों पर नजर लगा देंगे। एक तो ये घर तोड़कर ये इस घर से गए थे, ऊपर से हमें ही बातें सुना रहे हैं। महेश जी ने कहा, वाह पापा, जब बेटी दामाद ने अपना नया मकान खरीदा तो बहुत खुशी की बात थी। दामाद काबिल था, उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी की बात थी। लेकिन जब बेटे बहू ने मकान खरीदा तो बहू बेटे को लेकर अलग हो गई, घर के 2 घर कर दिए। अपनी ही दोनों संतानों में 2 तरह की मानसिकता कैसे? आखिर ऐसी दोगली मानसिकता लाते कहाँ से हैं आप लोग? कार्तिक ने कहा तो हेमलता जी और महेश जी दोनों की बोलती बंद हो गई। पर कार्तिक अब उनसे कोई भी बात करने के लिए वहां नहीं रुका। वो शालिनी को लेकर सीधे अपने घर रवाना हो गया। उसके बाद उसने कभी भी अपने माता पिता को मनाने की कोशिश नहीं की और माता पिता भी अपने ईगो के साथ ये मानने को तैयार नहीं थे कि उनकी कोई गलती है। कार्तिक और शालिनी के वहां से जाने के बाद महेश जी और हेमलता जी भी चुपचाप अपने घर लौट आए। रास्ते भर दोनों में से किसी ने एक शब्द तक नहीं कहा, लेकिन कार्तिक की कही बातें दोनों के मन में हथौड़े की तरह चल रही थीं। घर पहुंचते ही हेमलता जी ने गुस्से में अपनी साड़ी का पल्लू झटका और सोफे पर बैठते हुए बोली, देखा आपने अपने बेटे को, आज हमी को गलत साबित करके चला गया। महेश जी भी अंदर ही अंदर तिलमिलाए हुए थे। बहू ने ही दिमाग भरा है उसका, वरना पहले ऐसा नहीं था कार्तिक। मैं तो पहले ही कहती थी, जिस दिन से अलग घर लिया है उसी दिन से हाथ से निकल गया।
दोनों अपने अपने गुस्से में बातें करते रहे, लेकिन सच तो ये था कि आज पहली बार कार्तिक की बातें उनके दिल में कहीं चुभ गई थी, क्योंकि वो खुद भी जानते थे कि बेटी के घर लेने पर जितनी खुशी उन्होंने दिखाई थी, उतनी कभी बेटे के लिए नहीं दिखाई। उधर कविता ने अपने भाई के चेहरे की उदासी देख ली थी। रात को उसने कार्तिक को फोन किया। भैया, आप ठीक हो? कार्तिक हल्का सा हंसा। हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मुझसे झूठ मत बोलो। कुछ पल चुप रहने के बाद कार्तिक बोला, बस एक बात समझ नहीं आती कविता, क्या बेटा अगर अपना घर ले ले तो वो गलत हो जाता है? कविता के पास इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो भी अपने माता पिता की सोच को कभी समझ नहीं पाई थी। भैया, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से आपको वहां जाना पड़ा। अरे पगली, इसमें तेरी क्या गलती है? तू हमेशा हमारे साथ खड़ी रही है। कविता की आंखें भर आईं। काश मम्मी पापा भी ये समझ पाते। फोन रखने के बाद कार्तिक देर तक बालकनी में खड़ा रहा। शालिनी चुपचाप उसके पास आकर खड़ी हो गई। फिर वही सब सोच रहे हो? कार्तिक हल्का सा मुस्कुराया। शायद कुछ रिश्तों से उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती। शालिनी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। छोड़ो ना, हमने कौन सा गलत किया है? अपना घर लिया, अपनी मेहनत से लिया, किसी का हक तो नहीं छीना। मुझे घर लेने का दुख नहीं है शालिनी, दुख इस बात का है कि आज भी उन्हें लगता है कि मैं उनसे दूर हो गया हूँ। दूरी घरों से नहीं आती कार्तिक, व्यवहार से आती है। कार्तिक ने उसकी तरफ देखा। सच ही तो कह रही थी वो। समय धीरे धीरे बीतने लगा। अब कार्तिक ने खुद को पूरी तरह अपने काम और परिवार में लगा दिया। उधर महेश जी और हेमलता जी का जीवन भी पहले जैसा नहीं रहा था। उम्र अब अपना असर दिखाने लगी थी। महेश जी को शुगर और ब्लड प्रेशर की समस्या रहने लगी थी, लेकिन उनके स्वभाव में अब भी वही अकड़ थी। एक दिन सुबह सुबह महेश जी बाथरूम में फिसल गए। जोर से गिरने की आवाज सुनकर हेमलता जी घबरा गईं। किसी तरह पड़ोसियों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, कमर में चोट आई है, कुछ समय तक इन्हें सहारे की जरूरत पड़ेगी। हेमलता जी के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने तुरंत कविता को फोन किया। कविता अपने पति के साथ आई भी, लेकिन वो ज्यादा दिन रुक नहीं सकती थी। उसकी अपनी गृहस्थी थी, ससुराल था। तीसरे दिन ही कविता ने कहा, मम्मी, भैया को बता दीजिए। हेमलता जी तुरंत बोली, नहीं, जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों? वो आपके बेटे हैं। अब उसे हमारी क्या चिंता होगी? उसका अपना घर, अपनी दुनिया है। कविता समझ गई कि बात अब भी अहंकार पर अटकी हुई है। लेकिन उसी शाम उसने खुद कार्तिक को फोन कर दिया। क्या पापा अस्पताल में हैं? सुनते ही कार्तिक घबरा गया। भैया, आपको बताने से मम्मी मना कर रही थी। इसके आगे कविता कुछ कहती उससे पहले ही कार्तिक ने कहा, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। शालिनी ने बिना कुछ पूछे तुरंत उसके लिए कपड़े निकाले और खुद भी साथ चलने लगी। अस्पताल पहुंचकर जब कार्तिक ने अपने पिता को उस हालत में देखा तो उसका दिल बैठ गया। महेश जी पहले से काफी कमजोर लग रहे थे। पापा, कार्तिक धीरे से उनके पास जाकर बोला। महेश जी ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। डॉक्टर से बात करके कार्तिक ने सारी दवाइयों का इंतजाम किया, बिल जमा करवाया। अगले दिन से ऑफिस से छुट्टी लेकर खुद अस्पताल आने लगा। हेमलता जी ये सब देख रही थी। जिस बेटे को वो हमेशा पत्नी के कहने में चलने वाला समझती थी, वही बेटा सब कर रहा था। और शालिनी, वो रोज सुबह घर से खाना बनाकर भेजती, कभी महेश जी के लिए दलिया, कभी हल्का खाना, यहाँ तक कि हेमलता जी का भी ध्यान रखती। एक दिन जब शालिनी खाना लेकर आई तो हेमलता जी उसे चुपचाप देखती रह गईं। क्या हुआ मम्मी जी? शालिनी ने पूछा। हेमलता जी तुरंत नजरें फेरती हुई बोली, कुछ नहीं। लेकिन उनके अंदर कुछ धीरे धीरे बदलना शुरू हो चुका था। कुछ दिनों बाद महेश जी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। डॉक्टर ने साफ कहा था कि अब उन्हें पूरा आराम और देखभाल चाहिए। घर लौटने के बाद हेमलता जी ने सब संभालने की कोशिश तो की, लेकिन अब उम्र उनका साथ नहीं दे रही थी। छोटी छोटी चीजों में भी उन्हें परेशानी होने लगी। ऐसे में कार्तिक रोज ऑफिस जाने से पहले उनके घर आता, दवाइयां व्यवस्थित करके रखता, डॉक्टर की बात समझाता, फिर ऑफिस जाता। शाम को लौटते समय सब्जी और जरूरत का सामान भी ले आता। शालिनी भी रोज सुबह खाना बनाकर भेजती, कई बार खुद जाकर रसोई संभाल लेती। लेकिन महेश जी अब भी ज्यादा बात नहीं करते थे। उनके भीतर कहीं ना कहीं शर्म भी थी और अहंकार भी। वो समझ तो रहे थे कि बेटा और बहू उनका साथ निभा रहे हैं, लेकिन वर्षों से बनी सोच इतनी आसानी से टूट नहीं रही थी।
एक शाम की बात थी। बारिश हो रही थी। बिजली भी बार बार जा रही थी। महेश जी दवा खाकर अपने कमरे में लेटे थे। तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। सांस लेने में तकलीफ होने लगी। हेमलता जी घबरा गईं। हाथ कांपने लगे उनके। उन्होंने जल्दी से कार्तिक को फोन लगाया। कार्तिक, जल्दी आ बेटा, तेरे पापा की तबीयत बहुत खराब हो रही है। उनकी आवाज कांप रही थी। कार्तिक बिना एक पल गंवाए घर से निकल पड़ा। शालिनी भी उसके साथ थी। बारिश इतनी तेज थी कि सड़क तक साफ नहीं दिख रही थी। लेकिन कार्तिक बस जल्दी से जल्दी अपने पिता तक पहुंचना चाहता था। घर पहुंचते ही उसने महेश जी को संभाला और तुरंत अस्पताल लेकर गया। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। अब खतरे की बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा, इन्हें तनाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हेमलता जी की आंखों से आंसू बह निकले। वो वहीं कुर्सी पर बैठ गईं। तभी उन्होंने देखा कि कार्तिक चुपचाप खड़ा है। उसके कपड़े बारिश में पूरी तरह भीग चुके थे, लेकिन उसे अपनी कोई परवाह नहीं थी। और उसी पल शायद हेमलता जी का वर्षों पुराना अहंकार टूट गया। उन्होंने कांपते हाथों से कार्तिक का हाथ पकड़ लिया। बेटा, कार्तिक ने उनकी तरफ देखा। हेमलता जी रो पड़ी। हमें माफ कर दे, हमने हमेशा तुझे गलत समझा। कार्तिक कुछ बोल नहीं पाया। जब तू अलग घर लेकर रहने लगा था ना, तब हमें लगा था कि तू हमसे दूर हो गया है। लगा था बहू ने तुझे हमसे छीन लिया है। लेकिन आज समझ आया कि दूर तू नहीं हुआ था, हमारी सोच हो गई थी। पास खड़ी शालिनी की आंखें भी भर आईं। तभी हेमलता जी उसके सामने हाथ जोड़ने लगी। बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे कितना गलत कहा, घर तोड़ने वाली तक बोल दिया। शालिनी ने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए। ऐसा मत कीजिए मम्मी जी, आप बड़ी हैं। लेकिन हेमलता जी रोते हुए बोली, नहीं बहू, गलती हमारी थी। तूने तो हमेशा इस परिवार को जोड़े रखा। अगर तू चाहती तो कार्तिक को हमसे पूरी तरह दूर कर सकती थी, लेकिन तूने कभी ऐसा नहीं किया। इतने में महेश जी ने भी धीरे से आंखें खोली। उन्होंने सामने अपने बेटे को देखा, जो अब भी चिंता में खड़ा था। महेश जी की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, कार्तिक। कार्तिक तुरंत उनके पास गया। जी पापा। महेश जी ने कांपते हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया। तू सच में बहुत काबिल निकला बेटा, घर खरीद कर नहीं, रिश्ते निभाकर। बस इतना सुनना था कि कार्तिक की आंखें भर आईं। वर्षों से दिल में दबा दर्द जैसे बाहर निकल आया। उसने अपने पिता का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उस रात पहली बार उस परिवार ने बिना किसी शिकायत, बिना किसी अहंकार के एक दूसरे को महसूस किया। कुछ महीनों बाद महेश जी की तबीयत काफी सुधर गई। अब वो धीरे धीरे चलने भी लगे थे। एक दिन मोहल्ले में किसी ने उनसे कहा, महेश जी, आपका बेटा तो अलग रहता है ना? पहले वाले महेश जी होते तो शायद दुखी हो जाते, लेकिन इस बार वो मुस्कुराए और बोले, अलग घर में रहता है, मगर दिल से नहीं। और बेटा अगर अपने दम पर घर बना ले तो माँ बाप की हार नहीं होती, गर्व होता है। पास खड़ी हेमलता जी ने भी गर्व से कहा, हमारे बेटे बहू ने घर नहीं, अपना संसार बनाया है। उधर अर्णव अब अक्सर दादा दादी के घर आने जाने लगा था। घर में फिर से हंसी लौट आई थी। राखी पर जब कविता आई तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब लग रहा है मेरा मायका फिर से घर बन गया। सब हंस पड़े। तभी महेश जी ने चारों तरफ नजर घुमाई और धीमे से बोले, पता है हेमलता, पहले मुझे लगता था कि बड़ा घर ही इंसान की सबसे बड़ी कमाई होता है, लेकिन अब समझ आया, सबसे बड़ी कमाई अपने लोग होते हैं। हेमलता जी मुस्कुराईं और उन्हें खोने में इंसान को बस अपना अहंकार ही काफी होता है। कार्तिक और शालिनी चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे। उनके चेहरे पर संतोष था, क्योंकि इस बार उन्होंने सिर्फ नया घर नहीं बनाया था, उन्होंने टूटे रिश्तों को फिर से घर बना दिया था। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।